हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 12 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा, इसके पहले हमने आपको वीडियो नंबर 11 में हमने एक्सप्लेन किया था न्यूमेरिकल कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैकेनिक्स से कनेक्ट करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मास मोमेंट का कॉन्सेप्ट लगा करके हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इसमें डील करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इसी में आएगा और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी इसी में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इन 3 टॉपिक्स को हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले वीडियोज़ में, ये जो आपका वीडियो नंबर 12 है उनमें 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है ना। तो बेटा हम 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है कि कूलम्स लॉ के, अभी तक हम लोगों ने क्या है, कूलम्स लॉ के मैग्नीट्यूड को देखा था। ठीक है ना, कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में रख करके या किसी मीडियम में जा करके हमने वहाँ देखा था कि कूलम्स लॉ क्या है। तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी कि फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है। अब हम फोर्स को, वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिखेंगे तो उसको वेक्टोरियली लिखना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी साथ में जाना चाहिए और डायरेक्शन को भी पॉइंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, तो हम डायरेक्शन पे भी काम कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड पे तो हमने काम कर लिया है। अब तो आपका जो पहला टॉपिक होगा वो होगा जो बेटा कूलम्स लॉ। तो हम पहली टॉपिक आपको बताते हैं क्या आएगा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हम जो है आपको पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ PDF में जो है हमने पॉइंट आउट किया है पूरा डेरिवेशन के साथ, इसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना। अब देखो बेटा जी, क्या है कि हमारे पास सपोज किया कि वी हैव 2 चार्जेस। एक आपके पास मान लो यहाँ पर है, ये आपका प्लस Q1 है, ये आपका प्लस Q2 है। आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, फॉर सिंप्लिसिटी हमने दोनों चार्जेस को प्लस ले लिया है। ठीक है बेटा जी, और इनके बीच का जो हम डिस्टेंस हमने पॉइंट आउट किया है इसको हमने R ले लिया है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अब आपने कहा कि सर जो है Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया तो राइट साइड में लगाएगा, ये कहलाएगा F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका नाम देते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, फोर्स ऑन 2 मतलब Q2 पर जो है फोर्स लगा हुआ है, F21 किस पर फोर्स लगा हुआ है, Q2 पे लगा हुआ है। किसने लगाया है, Q1 ने लगाया है। ठीक है ना, और जो हम Q1 की बात करते हैं तो Q1 पे जो फोर्स आप पॉइंट आउट करोगे इसे लिखेंगे हम लोग क्या, इस फोर्स का नाम देंगे F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं कि फोर्स ऑन 1, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ऐसा भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं बेटा जी। तो ऐसे इसको, एक मिनट, इसको हम 2 लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसको यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इस तरीके से आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया। इसका जो फोर्स का नाम हम रखेंगे ये तो आपने कहा Q2 पर क्या लगा हुआ है, F21 लगा हुआ है, और Q1 पर क्या लगा हुआ है, F12 लगा हुआ है। क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं? आप कहोगे सर दोनों फोर्सेस बराबर नहीं हैं। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, जिसको हमने पहले डील किया है। वैसे ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, न्यूमेरिक वेक्टोरियली इक्वल नहीं है, क्योंकि एक की डायरेक्शन आपका है राइट साइड में, एक का आपका लेफ्ट साइड में। तो दोनों फोर्सेस को हमें अलग अलग लिखना होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो दोनों फोर्सेस एक ही रहेंगे, चाहे राइट वाले को लिखो चाहे लेफ्ट वाले को लिखो, बात एक ही होगी। लेकिन अगर हम इन फोर्सेस को वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें F21 को अलग लिखना होगा, F12 को अलग लिखना होगा, क्योंकि वेक्टर के साथ लिखना है तो डायरेक्शन भी आएगी, जबकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम एक एक फोर्सेस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा
पहला स्टेप होगा, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हम किसी एक फोर्स की बात कर लेंगे। तो आपने क्या, पहले स्टेप में हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या करेंगे बेटा जी, हमारा चार्ज वही है जो था पहले से कि Q1 था ये, और ये आपका था मान लो यहाँ पर, ये आपका Q2 था, ये फोर्स आपका Q2 था। डिस्टेंस क्या थी इनके बीच की, R थी। तो पहले हम इस फोर्स की बात कर लेते हैं, F21 लिख लेते हैं, बाद में F12, किसी एक को पहले लिखना पड़ेगा। तो जिसको लिखना है पहले उसी को हम पॉइंट आउट करेंगे। मान लीजिए आपने इस फोर्स को यहाँ पर दिया, कहा सर हम इसको लिखना चाहते हैं, और ये फोर्स है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये फोर्स को हम लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे अब पहले बात, मैग्नीट्यूड तो हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट, इसमें डरने की बात नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन में क्या है, किसी वेक्टर को जब लिखते हैं ना, किसी, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर को अगर लिखना हमको है तो क्या करते हैं, इस वेक्टर का लिखते हैं मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मान लो ए होगा, और साथ में इस वेक्टर की डायरेक्शन को भी लिखना होता है। और डायरेक्शन जब भी लिखते हैं तो उसको हम यूनिट वेक्टर से डिफाइन करते हैं, ए कैप। ए कैप क्या है, ये जो ए कैप हमने लिखा हुआ है, ये ए कैप इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन है ए कैप, ठीक है बेटा जी। इस तरीके से हम लोग वेक्टर को लिखते हैं, पहले से लिखते आए हैं। तो अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि F21 को लिखना है। तो F21 को लिखते वक्त F21 का पहले लिखोगे मैग्नीट्यूड क्या होगा, और फिर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, अब बताओ F21 कहाँ लगा हुआ है। तो आप कहोगे सर F21 तो लगा हुआ है राइट साइड में। कहाँ लगा हुआ है, राइट साइड में। तो अगर हम यहाँ पर लिखें F21 वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन लिखना जरूरी हमको है। मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, क्या डायरेक्शन लिख देंगे हम राइट साइड, ऐसे लिखना ठीक होगा, नहीं, उसके लिए हमें नोटेशन हमें पॉइंट आउट करना होगा। तो डायरेक्शन तो ये तो कंफर्म हो गया कि राइट साइड में है। तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि Q1 Q2 ही सिस्टम में प्रेजेंट है, तो Q1 Q2 को देख करके डायरेक्शन आपको बनानी पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हो कि सर जो है कि F21 की जो डायरेक्शन है, F21 की जो डायरेक्शन है वो 1 से लेके 2 की तरफ है, 1 to 2 है, मतलब राइट साइड में है। F21 की डायरेक्शन 1 to 2 है, ऐसा बोल सकते हो आप, मतलब 1 से लेके 2 की तरफ कहने का मतलब राइट साइड में है। तो यहां पर हम डायरेक्शन को, इसकी डायरेक्शन को ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट R1 2, ये लगाते हैं यहां पर कैप। कैप इंडिकेट द यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताएगा ये क्या चीज़ मैंने लिखा है, इसको देख के आप परेशान मत, ये क्या चीज़ लिखा हमने, ये जो लिखा हमने R12 कैप, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ F21। ये F21 की डायरेक्शन है, मतलब F21 कहाँ लगा हुआ, इसको देख के आप 1 से लेके 2 की तरफ, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ F21 कहाँ है, Q1 से Q2 की तरफ है। तो R12 कैप इज़ द यूनिट वेक्टर, और ये जो है F21 की डायरेक्शन को बताएगा। इसको देख के आप बता सकते हो कि दो फोर्सेस अगर हैं Q1 और Q2, तो F21 की जो डायरेक्शन है वो 1 से लेकर के 2 की तरफ है, मतलब राइट साइड में है। तो यहां पर आप डायरेक्शन पॉइंट आउट कर सकते हो कि यहां पर R12 कैप, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका F21 की वैल्यू हो गई वेक्टोरियली, आपने लिख दिया, मतलब मैग्नीट्यूड भी आपने लिखा यहाँ पर और डायरेक्शन भी लिखा। और यहाँ कह सकते हो कि R12 कैप क्या है, दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है। इसका मतलब इसको लाने से क्या हुआ आपको कि इसके पास तो कोई मैग्नीट्यूड है नहीं, यानी जो F21 का जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज्यों का त्यों रहेगा। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कि इसको देख के आप बता सकते हो कि F21 की जो डायरेक्शन है वो 1 से लेकर 2 तक की तरफ है, ठीक है ना। ये 2 1 1 2 को देख के डरना मत। F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1,
और यहाँ पर आर कैप 1 2 क्या है, डायरेक्शन ऑफ F21 है, कहाँ से 1 से लेके 2 की तरफ राइट साइड में है। तो ये आपने इसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंट कर दिया F21 को। ठीक है बेटा जी। अब अगर हमने फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 लिखना है तो डायग्राम बनाते हैं और उसको भी हम करते हैं एक्सप्लेन। यहाँ देखो ये चार्ज आपका क्या है, ये चार्ज आपका Q1 है और ये देखो ये आपका Q2 है। डिस्टेंस क्या लिया आपने, R लिया। क्या Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, तो कहोगे बिल्कुल लगाया, और ये ऐसे फोर्स लगाएगा। इसका नाम दिया आपने F, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ऐसे। अब इसको लिखना अगर आपको है तो आप क्या, अब बताओ F12 की डायरेक्शन क्या है, जो आपका फोर्स है F12 इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है 2 से लेके 1 की तरफ है, लेफ्ट साइड में है ना। तो कहोगे सर 2 से लेके 1 की तरफ डायरेक्शन है, तो जब इसका लिखेंगे यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, R21 कैप। ये क्या बताएगा, ये जो है एक यूनिट वेक्टर है, ये जो है F12 की डायरेक्शन को बता रहा है। ये कह रहा है कि जो F12 है वो लेफ्ट साइड में है, 2 से लेके 1 की तरफ है, इधर की तरफ है। ठीक है ना। तो ये सिर्फ नोटेशन है समझने के लिए। तो आपने कहा सर यहाँ पर हमने क्या लिखा कि F12 जो आपका वेक्टर है इसको आपने लिखा, इसका सेम मैग्नीट्यूड तो सेम होगा कि Q1 Q2 अपॉन ये लिखा आपने R²। अब डायरेक्शन क्या होगा, R21 कैप। ये मतलब F12 की डायरेक्शन है। तो आपने जो फोर्स लिखे हैं आपने दोनों चार्जेस पर, ये देखो ध्यान से, ये जो आपने फोर्स यहाँ पर पॉइंट आउट किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा कि ये आपका इक्वेशन नंबर, आप इसको 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो। अब देखो दोनों फोर्सेस अलग अलग हो गए क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है बेटा जी। और आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो। इसको हम वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बार आपने F21 को लिखा, एक बार आपने F12 को लिखा, डायरेक्शन के साथ लिखा। ठीक है बेटा जी। अब अगर आप 1 2 को देख रहे हो तो आप वहाँ से क्या रिजल्ट निकालोगे उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि जो R12 की डायरेक्शन है, देखो ये देखो यहाँ से, सॉरी ये यहाँ से देखो बेटा जी, ये जो आपका R12 है, R12 की डायरेक्शन कहाँ बेटा जी, R12 क्या बताता है, R12 कहता है कि ये राइट साइड में फोर्स लगा हुआ है, 1 से लेके 2 की तरफ लगा हुआ है। और R21 क्या बताता है कि डायरेक्शन कहाँ से है, 2 से लेकर के 1 की तरफ डायरेक्शन बताता है। वास्तव में अच्छा R12 का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और R21 का क्या मैग्नीट्यूड है, 1 है। ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि दोनों में ये डिफरेंस है कि R12 की डायरेक्शन कहाँ पर है, R12 की डायरेक्शन है राइट साइड में 1 से लेके 2 की तरफ, और R21 की डायरेक्शन है 2 से लेके 1 की तरफ। मतलब R12 और R21 ये जस्ट अपोजिट हैं, है कि नहीं बेटा जी। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कि R12 का जो कैप है ये होगा माइनस R21 का कैप है। ये आप कहोगे सर इनका तो मैग्नीट्यूड सेम है, ये जो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि R12 का मैग्नीट्यूड 1 है, R21 का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट हैं, तो इनको हमने माइनस में पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बताओ अगर हम इन दोनों फोर्सेस को साथ में लिखना चाहें तो आपको पता है कि यहाँ पर जो R12 है, ये जो R12 है, अगर R12 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, R21, तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि R12 R21 बराबर है, बस नेगेटिव साइन में है। तो इन दोनों को अगर हमने आपस में साथ में मिलाया तो F21 कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर F12 ये किसके इक्वल होगा, माइनस F21 की होगा। सिंपल सी बात है क्योंकि दोनों फोर्सेस का इसमें भी क्या है, ये सिंपल क्या बता रहा है, सिंपल बता रहा है कि एक फोर्स राइट साइड में है और एक फोर्स लेफ्ट साइड में है, दोनों जस्ट अपोजिट हैं, इसलिए एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा।
ठीक है बेटा जी, डायरेक्शन से दोनों क्या हो गए, जस्ट अपोजिट। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, आप निकाल चुके हो। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये सेम होगा। मैग्नीट्यूड आपका, मैग्नीट्यूड्स आर सेम होगा इनका, ठीक है ना। तो आपने कहा कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट दोनों जो है जस्ट अपोजिट है, इसीलिए कहते हैं कि ये जो है, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्या बोलेंगे इसको, ये क्या होंगे आपके, ये होंगे एक्शन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो आप यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर सकते हो कि ऐसा क्यों है। इनके बारे में आप लिख सकते हो कि इनका जो है मैग्नीट्यूड इनका सेम है, ठीक है ना, और इनकी क्या है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। और ये क्या है, ये डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होते हैं, ठीक है ना, एक्ट ऑन डिफरेंट चार्जेस। ये और ये और ये प्रॉपर्टी किसकी है बताओ, ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्शन रिएक्शन पेयर की प्रॉपर्टी है। तो आपने यहाँ तक आपने क्या है, ये पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म ही लिखा, आपने वेक्टर में लिख दिया, इसको भी आपने वेक्टर में लिख दिया, साथ में आपने डायरेक्शन को जब कंपेयर किया, दोनों फोर्सेस इक्वल तो हुए, बट क्या है, नेगेटिव साइन आ गया, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी आपने इसको प्रूफ कर दिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। इसका मतलब क्या है कि दिस shows that the force exerted by the two charges on each other are equal and opposite. Therefore, Newton's third law of motion is obeyed, that is Coulomb's law. Coulomb's forces are action reaction pairs. ठीक है बेटा जी, तो ये आपने इसमें डिस्कस कर लिया। आई थिंक ये पूरा वेक्टर फॉर्म आपको समझ में आया होगा। मैंने अलग अलग करके दोनों फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ पॉइंट आउट किया, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। अब अगली बात, जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये तो पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमेशा जो है चार्जेस के बीच में एक्ट होते हैं, ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, ठीक है ना। लेकिन जो हमने लिखा हुआ है 2 4 10 प्रॉपर्टी, जो भी मेन प्रॉपर्टी है वो मैं डिफाइन करूँगा। पहली वीडियोज़ में पहले पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर सेम, पहला हो गया ये, ठीक है बेटा जी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। पता आपको है, अगर यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपने प्रॉपर्टीज़ को लिखना आपको आसान होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर अपोजिट, ठीक है बेटा जी। तो इसको भी आपने पॉइंट, अब कहोगे थर्ड पॉइंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर कि ये क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। इट इज़
एक्शन रिएक्शन पेयर, ये हो गया, ठीक है ना। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ कि इट ऑलवेज एक्ट, क्या होगा कि अगर यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, ठीक है ना, और इनकी दो, अच्छा Q1 ने Q2 पर फोर्स कहाँ लगाया, राइट साइड में लगाया, Q2 ने कहाँ गया, लेफ्ट साइड में लगाया। तो ये जो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, ये फोर्सेस हमेशा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग रहेंगे, कभी ऐसे टिल्ट होकर के नहीं लग सकते हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो आप कहोगे कि इट ऑलवेज एक्ट, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, इसको आपने पॉइंट आउट कर दिया। और जब फोर्सेस जो है दोनों पार्टिकल की लाइन, जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग लग रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे सेंट्रल फोर्सेस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है ना। इसके बाद जो 6 पॉइंट आपका है वो आपका है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता है। तो आप इसे, एक किसकी बात चल रही है बेटा जी, ये तो बेटा जो 6 पॉइंट आपका आएगा, इट इज ये आएगा बेटा, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। और 7 प्रॉपर्टी आपकी आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता भी चुका हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिख लेना आप लोग फोर्स। मैं इसको सबसे समझा दूँ आपको तब बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने बताया आपको, ये सब पॉइंट आउट आपने कर लिया होगा। अब मैंने क्या है, जैसे मान लो कि हम 7th प्रॉपर्टी बताने के लिए बताएंगे आपको कि मान लो एक आपके पास कोई प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है ना, ये प्लस Q1 चार्ज है। अब इसी पर हम, अब इसके चारों तरफ चार्जेज होंगे, है ना, वो चार्जेज इस Q1 पर फोर्स लगाएंगी, ठीक है ना। Q1 को हमने सेंटर माना है कि इसी पे हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि एक -Q3 चार्ज यहाँ पर आ गया, तो ये भी अपना एक चार्ज ही तो है, ये -Q3 चार्ज यहाँ पर आ गया, तो वो क्या करेगा, वो इस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमें फोर्स को कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है Q3 ने क्या किया, Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अगर Q3 ने Q1 को, इसको Q2 ले लो, बाद में हम कर लेंगे Q3, एनीवे यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं, इसको अभी Q2 यहाँ पर लेते हैं, प्लस Q2, इसको मानते हैं कि यहाँ पर ये प्लस Q2 चार्ज है। यहाँ पर जब ये आया तो इसने क्या किया, प्लस, मिनट बेटा जी, इसको हम लेंगे -Q2 समझने के लिए, Q2, ठीक है ना। अगर -Q2 आपने लिया, प्लस Q2 भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमने सिंपल -Q2 लिया समझाने के लिए आपको। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर क्या है, इस Q2 ने क्या किया, इस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। वो फोर्स मान लो कितना लगा, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स लगा, ठीक है ना। ये फोर्स कितने लगाया, Q2 ने लगाया, किस पर लगाया, Q1 ने लगाया। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अब मान लो इसकी वैल्यू अगर आपने मान लिया, मान लो सपोज किया, एज्यूम कर लिया कि सर इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आपने लिया, ठीक है ना, इसकी वैल्यू मान लिया जो निकल के आई, सपोज किया कि वो 10 न्यूटन आया, सपोज ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि भाई Q2 ने Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया 10 न्यूटन फोर्स से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया आपने। अब मान लो कोई फोर्स, कोई चार्ज पार्टिकल, तीसरा कोई चार्ज पार्टिकल -Q3 आ गया, उसको भी लेके आए, तो क्या -Q3 भी इस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? तो आप हो गए सर यस करेगा। तो इसने भी अपनी एक फोर्स से मान लो इसको अट्रैक्ट किया ऐसे, और इस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। हम सिर्फ 1 पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं,
और भी चार्जेस एक दूसरे पे लगाएंगे, हम 1 की बात कर रहे हैं। मान लो ये आपका आ गया 2 न्यूटन, एज्यूम किया है, मान लिया है। तो अब ये बताइए कि क्या Q3 के आने से, क्या Q3 के माइनस Q3 के आने से Q2 का अपना जो फोर्स था 10 न्यूटन वो चेंज हुआ? वो नहीं चेंज हुआ। Q2 तो अपना जो इंडिविजुअल फोर्स लगा रहा है Q1 पर वो 10 न्यूटन ही लगाएगा, वो चेंज नहीं होगा। यही मेरे कहने का मतलब है बेटा जी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड माइनस Q2, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसी तीसरे या किसी चौथे चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा फिक्स होगा, जो होगा वही होगा। कोई तीसरा चार्ज आए या कोई चौथा चार्ज आए या कोई पांचवा चार्ज आ जाए, कोई भी चार्ज आ जाए, उस चार्ज के इफेक्ट से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही हम आपको पॉइंट आउट कराने वाले हैं कि जो 7th प्रॉपर्टी आपकी बनी वो प्रॉपर्टी यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या प्रॉपर्टी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे लिखोगे आप लोग कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, हम इसको बोलते हैं बिटवीन, बी ऑब्लिक, ठीक है ना, डब्ल्यू, इसको बोलते हैं बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है ना। तो आपने कहा Q2 का जो अपना इंडिविजुअल है वो चेंज नहीं होगा, किसी तीसरे या चौथे या किसी थर्ड फोर्थ या जो भी चार्जेस आ रहे हैं उन पर फर्क नहीं पड़ता है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा 10 न्यूटन पर। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने बताया है। और एक आपकी जो 8th प्रॉपर्टी है, आप जानते ही हो, अभी देखा आपने कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ नेट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे बोलते हैं हम लोग कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। कई बार पूछा गया है, तो इसको आप बता सकते हो। तो यहाँ से जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई है 1 बाई 1 करके, आप इसको नोट करना। कोई डाउट होगा तो ज़रूर हमसे पूछना बेटा जी। बस एक कॉन्सेप्ट आपका लास्ट वाला ये है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, उसको हम बताते हैं आपको। तो अगली टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या करने वाले बेटा जी, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को लेने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या लिखेंगे हम लोग। तो हेडिंग हमारी को सुपर पोजिशन हम प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, क्या चीज़ है, उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। तो बेटा देखो कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या चीज़ है, उनको 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ये बोलोगे इसको, इसे मान लो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, जो मैंने आपको PDF में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसी को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। कि मान लो कि यहाँ पर ये देखो, ये जो है सेंटर पर, यहाँ पर हम 1 मिनट यहाँ पर मान लो हमने सेंटर पे क्या है, यहाँ पर एक हमने कोई चार्ज हमने लिया, ठीक है बेटा जी। और इस चार्ज की वैल्यू हमने सपोज किया कि ये चार्ज आपका मान लो ये Q1 है, ठीक है ना, ये Q1 चार्ज है, ओके। ये आपका Q1 चार्ज यहाँ पर, इसको प्लस ले लिया हमने, ठीक है ना। अब इस Q1 चार्ज पर अदर चार्जेस, इसके चारों तरफ चार्ज हमने लिया, वो सब चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। मान लो कि
यहाँ पर कोई चार्ज आपका मान लो Q2 है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई चार्ज मान लो आपका Q3 है, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर कोई चार्ज मान लो आपका Q4 है, सब प्लस में है और रैंडम हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। मैंने ऐसे 4 चार्जेस लिए, आप N चार्जेस भी ले सकते हो, ठीक है बेटा जी। अब बताइए, अगर जो है Q3 ने Q1 पर फोर्स लगाया है ना बेटा, Q3 ने Q1 पर फोर्स लगाया तो कैसे लगाएगा और किस तरीके, एक मिनट चार्जेस का जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा मैं और सही कर दूं इसको, ऐसे बताता हूँ आपको बेटा जी। मान लो कि Q2 यहाँ पे है, ये Q2 यहाँ लिया आपने, ये Q2 मान लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। Q3 को आपने यहाँ ले लिया, ये आपका Q3 है, ठीक है ना। और Q4 इसके जस्ट नीचे ले लिया हमने बेटा, इसलिए कि थोड़ा डायग्राम आपका सही बने, इसलिए हमने थोड़ा सा इसका रीअरेंजमेंट किया। तो आप कहोगे सर कि ये जो Q2 Q1, अब Q1 आपका सेंट्रल फोर्स है, Q1 क्या आपका सेंटर, इसी पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो क्या करेगा, देखो ये जो Q1 है, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस ये होगा, और जो Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस ये होगा, ठीक है ना। और आपका Q4 और Q1 के बीच का डिस्टेंस आपका ये होगा, ऐसे ये डिस्टेंसेस होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा जी, Q2 क्या करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा या ट्रेड करेगा। कहोगे सर कि उसको रिपेल करेगा। जो रिपेल करेगा तो फोर्स कुछ ऐसी जाएगा, ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ये इस तरीके से फोर्स जाएगा ऐसे। तो ये किसका फोर्स है, ये कौन सा फोर्स बनेगा, ये फोर्स बनेगा फोर्स ऑन व्हाट, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना। Q3 ने लगाया कि फिर फोर्स लगाया Q1 पर, तो वो फोर्स बिल्कुल ऐसे लगेगा, रिपल्सन होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है ना। अब Q4 ने कहाँ लगाया, Q1 पर, तो Q1 फोर्स बिल्कुल ऐसे लगेगा, ऊपर की तरफ ऐसे। और ये जो फोर्स होगा इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो अब देखिए Q1 पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, Q1 पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन सा, F1 देखो, F12 लग रहा है, F13 लग रहा है, F14 लग रहा है। F12 कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। F13 कौन लगा रहा है, Q3 लगा रहा है। और F14 कौन लगा रहा है, Q4 लगा रहा है। तो मतलब इस Q1 पर लगने वाले 3 फोर्सेस, मान एक आपका इधर लगा, एक आपका इधर लगा, एक आपका, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये सिर्फ इनके डिस्टेंस को बताएंगे। क्या करेंगे, इनके डिस्टेंस को, इनका डिस्टेंस अलग अलग है। Q2 का Q1 से डिस्टेंस कुछ और है, Q3 Q1 का डिस्टेंस कुछ और है, Q1 Q4 का डिस्टेंस कुछ और है, डिस्टेंस इसके अलग अलग हैं। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि आप बताओ कि F12 की डायरेक्शन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि F12 की डायरेक्शन क्या है, तो कहोगे सर F12 जो फोर्स है वो 2 से 1 की तरफ लगा हुआ है, 2 से 1 की तरफ लगा हुआ है। तो डायरेक्शन को भी हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर देते हैं। तो डायरेक्शन यहाँ लिखोगे R21 का कैप, ठीक है ना, किसका, F12 का होगा। और अगर हम पूछते हैं कि बताइए बेटा कि F13 का फोर्स कहाँ होगा, तो कहोगे F13 जो फोर्स है वो 3 से लेके 1 की तरफ लगा हुआ है। तो इसकी डायरेक्शन हम लिखेंगे R31 कैप, ये हम डायरेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है बेटा जी। और अगर हम बोलें आपसे बताओ Q1 पर जो F14 लग रहा है फोर्स, उसकी डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कैसे लिखोगे आप कि 4 से लेकर के 1 की तरफ डायरेक्शन है, तो इसका लिखोगे R41 कैप। तो सारे फोर्सेस की डायरेक्शन भी आपने पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है बेटा जी। अब बस डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आपको पता नहीं है क्या होगा, इसको कुछ अज्यूम कर लो, ऐसे ही मान लो, इनको मान लो R21 मान लो। R21 क्या चीज़ है, R21 क्या है, Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस है। इसको R1 R2 R3 कुछ भी मान सकते हो। हम R21 डिस्टेंस इसलिए लिए क्योंकि आपको चले पता कि हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं।
अगर मान लो इसका डिस्टेंस सब इक्वल होता तो आर 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 ले लेते, लेकिन डिस्टेंसेस अलग है इसलिए हमें नाम अलग करना पड़ेगा। तो नाम ऐसा रखो कि जिससे मालूम पड़े कि हाँ भाई ये 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस है। R21 इज़ वॉट? R21 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 1, 2 चार्ज और 1 चार्ज के बीच का। और ये R21 कैप ये दूसरी चीज़ है, ये डायरेक्शन बताएगा। और इनके बीच का डिस्टेंस हमने नाम दे दिया R21, क्योंकि कई चार्जेज हैं तो किसका R, पहले वाले का R है कि दूसरे वाले का R है, किसका R है, किनके बीच का डिस्टेंस है। इसलिए हम जब R21 डिस्टेंस लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चार्ज 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस। यहाँ हम क्या लिखेंगे, इनकी Q3 और 1 के बीच का डिस्टेंस क्या लिख दें बेटा, हम लिख दें इसको R31। R31 इज़ वॉट? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q3 एंड 1 के बीच का डिस्टेंस है ये। और Q4 में क्या लिख दें बेटा जी, R क्या लिख दें 41, ऐसे लिख दें, नो प्रॉब्लम, जिसे आपके Q4 और 1 के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी आ गया, और जो उन पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, Q1 पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी आपको मिल गई। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर Q1 पर कई फोर्सेस एक साथ, Q2 Q3 Q4 कई चार्जेज एक साथ इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है इंडिविजुअल, पहले वाले का फोर्स वेक्टोरियली, दूसरे वाले का वेक्टर के साथ, तीसरे वाले का, जितने भी फोर्सेस होंगे सारे के सारे फोर्सेस का जो सम है, वेक्टर उनका सम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो Q1 पर नेट आएगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब एक एक चार्ज का इंडिविजुअल फोर्स, ठीक है, वेक्टोरियली जो वेक्टर के साथ एक एक चार्जेस का फोर्स अलग अलग लिख करके सबको सम कर देंगे, तो सम करने के बाद जो नेट आएगा उसको बोलेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल देखा जाए तो यहाँ पर जो लगा F नेट ऑन Q1 क्या होगा, ये होगा F नेट वेक्टर सम होगा बेटा जी, इक्वल टू पहला फोर्स F12, दूसरा क्या होगा F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और तीसरा क्या होगा F14। और भी फोर्सेस आएंगे उनको ऐड कर, तो सबका वेक्टर सम, जितने फोर्सेस लगे हुए हैं सबका वेक्टर सम करेंगे, इंडिविजुअल वेक्टर सम कर देंगे, तो जो नेट फोर्स मिलेगा वो Q1 पे मिलेगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो किसी एक चार्ज पर कई चार्जेस अगर फोर्स लगा रहे हैं तो जो चार्ज आपको दिया जिस पर फोर्स लग रहा है उस पर फोर्स के कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, जितने भी चार्जेस सराउंडिंग में आपको दिए गए हैं, एक चार्ज लिया उसका फोर्स निकाला, वेक्टोरियली निकाला, दूसरा उसका फोर्स, तीसरा, जितने भी चार्जेस हैं सारे चार्जेस का अपना इंडिविजुअल फोर्स निकाल करके उनका वेक्टर सम कर दोगे, तो जो नेट आएगा वही फोर्स जो आपने चार्ज कंसीडर किया हुआ है वही फोर्स उस चार्ज पर एक्ट होगा, F नेट। जैसे यहाँ पर क्या किया है कंसीडर Q1, तो Q1 पर लगने वाला F नेट क्या होगा, पहले चार्ज ने जो फोर्स Q2 ने जो चार्ज फोर्स लगाया, Q3 ने जो फोर्स लगाया, Q4 ने जो फोर्स लगाया, उस सारे फोर्सेस को आपने ऐड किया वेक्टोरियली, तो F नेट आ गया। ठीक है बेटा जी, अब इसको यहाँ पर आप लिख सकते हो। अच्छा, अब जो इस पर लगा है, ये इस पर जो लगा है F नेट, उसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी, F नेट की डायरेक्शन। तो आप अगर चाहो तो अकॉर्डिंग टू फिगर ऐसे मान सकते हो, ये जो डायरेक्शन आपने ले लिया, मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये F नेट है, यही F नेट है जो कि सबका सम करने के बाद ये आएगा, उसको आपने F नेट ले लिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे ले लिया, हम रैंडम हमने एज्यूम कर लिया। आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी कहीं भी ले सकते हो आप एज्यूम करने के लिए, ठीक है ना। तो आपने कहा मान लो F नेट ऐसे आया, तो डायरेक्शन आपने F नेट कैसे निकालोगे, फिर सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो F नेट आएगा वो क्या आएगा, F1 को लिखो, F21 लिखो, क्या लिखोगे K Q1 Q2 अपॉन सॉरी क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे Q1 Q2 अपॉन 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, यहाँ बोलो R21 दिया गया है। ये 21 जो है सफिक्स में है, ये सिर्फ बताता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 21 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस है ये, R21 इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2 एंड 1, स्क्वायर कर देंगे। और डायरेक्शन क्या होगी बेटा जी, डायरेक्शन क्या होगी बताइए, F12 की होगी R21 कैप, ये आपका F12 हो गया। प्लस बताओ थर्ड वाले की क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा,
Q1 Q3 दो Q1 Q3 चार्ज है और Q1 चार्ज है, K Q1 Q3 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R31 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्शन क्या बनेगी, R31 कैप बनेगी, प्लस अब आपका F14 देख लेते हैं। F14 में क्या आएगा, K Q1 Q4 अपॉन क्या है, क्या डिस्टेंस है, R41 स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या बनेगी, 421 होगी तो R41 कैप, प्लस एंड सो वन। और अगर चार्जेज हैं तो उनको और भी ऐड कर देंगे। इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये इस प्रकार से हम चार्जेस को, इस प्रकार से हम फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया बेटा जी। तो इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे अगली वीडियोस में, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। इसके बाद हम फिर थियरी को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। प्लीज़ कोई डाउट होगा तो हमसे ज़रूर डिस्कस करना बेटा, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।